हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं एक्चुअली आया हूँ कि आप लोगों का कुछ डाउट क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैंने जीएसएससी टीजीटी के कट ऑफ की रिगार्डिंग दो वीडियो डाला था। तो बहुत सारे दोस्तों का उसमें क्वेश्चन है, क्वेरी है। उनका क्वेरी या क्वेश्चन करना लाजमी भी है कि अगर कोई सर्टिफाइड अगर कुछ हम वीडियो बनाते हैं और अगर आप उससे एग्री नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन पूछने का पूरा पूरा हक है। और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपके उस क्वेश्चन को जवाब दूं, आपको सर्टिफाइड करूं। तो वही सर्टिफाइड करने की कोशिश मैं करूंगा कि मैंने किस आधार पे कट ऑफ बताने का प्रयास किया है और बताया है। और साथ ही जो पंचायत सचिव और जो एलडीसी का जो अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग भी मैंने बात किया था कि उसकी भी ज्वाइनिंग होगी। तो उसका भी क्या आधार है मैं उसको भी बताने का कोशिश करूँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग को मैं सेटिस्फाइड कर पाऊँ। अगर फिर भी अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर से आप के किसी भी क्वेरी और क्वेश्चन का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आप देखिए कि पहला चीज़ आप ये देखिए कि ये पहले जजमेंट का कॉपी का फर्स्ट पेज है। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 107 पेज का जजमेंट आया था। तो आप इस पे तीसरे पेज पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है। देखिए कि आप पढ़िए इसको कि इट इज़ नाउ डायरेक्टेड दैट इंस्टीड ऑफ फ्रेश डी नोवो recruitment process by setting aside the appointments already made in the scheduled districts area, the state shall revise। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए कि स्टेट शैल रिवाइज जो है कि स्टेट शैल रिवाइज the merit list based on already published cutoff of obtained by the last candidates in each TGT subject against the respective categories with respect to entire state and respective candidates belonging to non। देखिए belonging to लास्ट पीस पे आते हैं कि बिलोंगिंग टू नॉन शेड्यूल, यहाँ से फिर देखिए आप बिलोंगिंग टू नॉन शेड्यूल एरिया, बिलोंगिंग टू फिर यहाँ पे आइए बिलोंगिंग टू नॉन शेड्यूल एरिया, belonging to non-scheduled area shall be adjusted accordingly on the basis of the individual merit of the candidates। ठीक है, आप इस सब समझ में आया होगा आपको कि वो जो पहला इस पेज के बाद इस पेज पे फिर से हम रिपीट करते हैं, आपको बताते हैं कि बेसिकली ये है क्या कि आप यहाँ पे देखिए। हाँ, ये देखिए तो ये रिवाइज मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में वही कट ऑफ रखा जाना है। मैंने इसी आधार पे आपको बताने का प्रयास किया है। और इसमें दो वर्ड है, आप देख रहे हैं कि दो वर्ड जो आपको शायद क्लियर ना हो रहा हो कि ये जो वर्ड है आपका, ये देखिए आप उसको कि ये जो फ्रेश डी नोवो है और फिर ये सेटिंग असाइड है ना, सेटिंग असाइड। ये दो वर्ड टेक्निकल वर्ड है जो लॉ के टर्म में यूज होता है, लीगल वर्ड है। तो जो डे नोवो मीन्स होता है कि स्टार्ट से फिर से पूरे प्रोसेस को शुरू से करना। और ये सेटिंग असाइड है मतलब कैंसिल, इसको आप साधारण भाषा में कैंसिल हम मान सकते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया था कि पूरे इसको गलत माना था और पूरे को कैंसिल कर दिया था इसको, और बोला था कि फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि कैंसिल करना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनकार किया है, इसमें इस हद तक सुधार किया कि कैंसिल करना या फिर से स्टार्ट करने से क्या होगा कि लार्जर इफेक्ट में एक मास पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर कि ये जो है आपका, ये आप एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, ये जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है ना, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड एजुकेशन ऑफ कंसर्न चिल्ड्रेन इन द शेड्यूल एरिया। तो उसका कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर वो कैंसिल हो जाता है, कर दिया जाता है और फिर से पूरा प्रोसेस को रीप्रोसेस किया जाता है तो उसको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में बोला गया है कि वो कोई टाइम लगेगा। और राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 20A के अंतर्गत जो है उस पर बच्चों को इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी पढ़ाई बाधित होगी। और चूँकि ये विषय आपको नॉन शेड्यूल यानी जो जनजातीय क्षेत्र उससे संबंधित है, इसी में 102 आर्टिकल आप देख रहे होंगे, 102 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उसको कैंसिल न किया जाए और फिर से
उसको रीस्टार्ट न किया जाए, उस ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। तो उसने स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाने का ऑर्डर दिया है और जो कट ऑफ वो रखने के लिए कहा गया है। जो सेलेक्टेड लास्ट कैंडिडेट का रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो कट ऑफ है, उसको उसने रखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये आप लोग का इस क्वेश्चन का मैंने जवाब देने का प्रयास किया है कि ये क्या आधार था मेरा बताने का। अब आते हैं हम इस पे कि देखिए ये जो पंचायत सचिव वाला केस, पंचायत सचिव वाला जो मैटर, उसमें आप देखिए उसमें लिखा हुआ है, अब ये इस पे आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पे आप देखिए ध्यान से उसको कि एप्लीकेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2017 एंड 2 ऑफ 2017 फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, जो वैकेंसी आया था पंचायत सचिव के साथ ये भी वैकेंसी थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट पंचायत सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट, द लोअर डिविजनल क्लर्क्स स्टेट लेवल पोस्ट। उससे LDC था, वो था कलेक्ट्रेट कैडर जो है जिला में जो समाहरणालय होता है उससे संबंधित वो पोस्ट थी। तो इसकी भी बात इसमें की गई है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी इसी तरह की बात थी कि 11-13 का डिवीज़न इसमें भी किया गया था। तो चूँकि उसको रद्द कर दिया गया है 11-13 डिवीज़न को, वो हाईकोर्ट के इस जो जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज़ एक्सेप्ट किया है। लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा जो ये जजमेंट दिया गया था कि मतलब फ्रेश पुनः नए तरीके से वैकेंसी को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए, वैकेंसी लाने के लिए पूरी प्रक्रिया को रद्द करके फिर एग्जाम लेने की बात कही गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वो जो आपको पता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और शेड्यूल एरिया में जो टीचर अगर हट अभी होगा तो उसकी नौकरी अगर जाती है या हटाया जाता है शिक्षक को, तो उसको फिर से पूरा प्रोसेस को करने में और शिक्षक की नियुक्ति में एक अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि आर्टिकल 21A के अंतर्गत वो एक फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाई कोर्ट के डिसीजन में इस हद तक चेंज करने के लिए आर्टिकल 142 का उपयोग किया है। उसमें क्या है कि शेड्यूल एरिया या किसी स्पेशल एरियाज में लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर हम कोई डिसीजन देते हैं या किसी डिसीजन को चेंज करते हैं, उसमें 142 आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो उसी को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। एक और साथ में पंचायत सचिव का भी मैंने बता दिया कि उसमें भी इसकी बात की गई, ऐसा नहीं है कि उसकी बात नहीं की गई है, क्योंकि सेम मैटर था तो उसकी भी बात इसमें की गई है। तो उन लोगों की भी नियुक्ति होगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। और ये भी कहा गया है कि विद इन मंथ इस प्रोसेस को शुरू कर देना है। तो 1 महीना यानी 2 अगस्त को डिसीजन आया था। तो अब देखिएगा आप लोग कि 2 सितंबर से पहले इसकी प्रक्रिया की शुरुआत जरूर हो जाएगी, शिक्षक TGT नियुक्ति का भी और पंचायत सचिव और LDC जो नियुक्ति है उसका भी नियुक्ति प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पंचायत सचिव के साथ चूँकि उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनी थी, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हुआ है अभी, तो उसका मेरिट लिस्ट बनाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा जैसे जितना कि TGT के लिए होगा। क्योंकि आपको पता है अगर जो ही कट ऑफ कम करेगा तो एक एक्स्ट्रा और अधिक सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। अब गवर्नमेंट ये कैसे करती है, कैसे अरेंज करती है, कैसे मैनेज करती है, ये आप हम लोग उसको गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं। तो मैंने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया है और आई थिंक आप लोग अब इसमें काफ़ी हद तक सहमत हो गए होंगे। एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है इस पर कि आप देखिए कि ये जो है इन द फैक्ट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये देखिए लास्ट नीचे वाला पॉइंट देखिए, इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस देयर शैल बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, मतलब आप किसी भी कीमत पे कोई नया ऑर्डर नहीं दिया जाएगा या इसमें सुधार नहीं किया जाएगा। तो ये अब झारखंड सरकार और संबंधित संस्था JSSC पे निर्भर है कि इसके मतलब कैसे अप्लाई करती है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका अनुपालन करते हुए TGT शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। साथ में कुछ दोस्तों का ये भी कमेंट था कि मैंने बताया था कि इसमें ये मेरिट लिस्ट बनाने में काफ़ी माथापच्ची करना पड़ रहा है मतलब अधिकारियों को, या संबंधित अधिकारी हैं या जो संबंधित आयोग है उसको। तो उनका एक दोस्त का कमेंट था कि IAS अधिकारी हैं बैठे हुए हैं,
तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। सही बात है, आईएएस अधिकारी हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मेरिटोरियस होते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात आप बताइए कि उसी आईएएस अधिकारी के द्वारा इस तरह का जो नियमावली बनाया जाता है या नियोजन नीति बनाया जाता है, उसमें भी उसी अधिकारी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब कर नहीं सकते हैं, बेसिकली ये करना चाहते नहीं हैं। और गवर्नमेंट कैसे किस तरह से उनको करने देती है, कितना आज़ादी देती है काम करने के लिए, इस पर डिपेंड करता है। मेरिट लिस्ट बनाना ये तो पेचीदा है, ये अब तो पेचीदा सच में हो गया है। लेकिन आप ये समझिए कि जेपीएससी की जो नियमावली है या जेएसएससी की नियमावली है, वो इतना विवादों में क्यों आ जाती है? क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो वहीं उसी के द्वारा, उन्हीं लोगों के द्वारा ना, कार्मिक विभाग के सचिव हैं या प्रधान सचिव है या संबंधित मंत्री है, उनके द्वारा इस तरह की नियमावली को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। फिर इतनी समस्या क्यों होती है? ठीक है, समस्या होने की यही वजह है कि वो लोग ठीक से काम नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते हैं। अब बात क्या है वो तो बेहतर वही लोग जानते होंगे। मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि नियुक्ति निकाले, उसमें कुछ ऐसा लूपहोल छोड़ दें ताकि उसमें टाइम लगे। तो कहने के लिए हम नियुक्ति तो निकाल दिया गया है, लेकिन चूंकि उसमें कुछ गलतियां होती है उसकी नियमावली में या नियोजन नीति में, वो मामला कोर्ट में फंस जाता है और एक लंबा टाइम निकल जाता है। तो सरकार पे ये ब्लेम नहीं जाता है कि हमने नियुक्ति नहीं निकाली। तो ये जानबूझ के शायद किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईएएस अधिकारी बहुत योग्य होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं, साथ में बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। लेकिन राजनीतिक जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है या उसके अकॉर्डिंगली उनको काम करना पड़ता है। शायद यही वजह है कि वो लोग फ्रीली काम नहीं कर पाते हैं और इस तरह की समस्याएं होती है। अभी आप देखिए ना कि जेएसएससी का जो सीजीएल की जो नियुक्ति है, उसका जो नियमावली बनाया गया था 10th-12th जो झारखंड से करने की जो अनिवार्यता की गई थी समान वर्ग के छात्रों के लिए, उसका भी क्या हश्र होने वाला आप लोग समझ सकते हैं। जल्दी 17 अगस्त को उस पर डिसीजन मतलब शायद आ जाए, कोर्ट में हियरिंग है हाई कोर्ट में। तो वो भी देखिए कि ऐसी गलती जानबूझ के किया जाता है। सबको पता है कि ये एक छोटा सा जो हम लोग स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो भी बता सकता है कि इस तरह के नियम मतलब गलत नियम है ये, ठीक है। फिर भी सरकार द्वारा या वैसे अधिकारियों द्वारा बनाया जाता है और उस पर अमल किया जाता है। लेकिन चूंकि बाद में मामला लिटिगेशन में जाता है और ऐसे ही चीज़ें उलझ जाती हैं, एक लंबा समय बीत जाता है और सरकार को इतने दिनों तक पेमेंट सैलरी नहीं देनी पड़ती है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि क्या सरकार का या अधिकारियों की क्या मंशा होती है और सरकार किस तरह से काम करती है। चलिए ठीक है, अगर आप लोग मेरे इस बात से जो मैं अभी बताया हूँ अगर आप सहमत हो पाए होंगे तो ठीक है, मैंने अपने स्तर से बताने का प्रयास किया है और जहाँ तक मैंने इसको समझा है तो मैंने अपने स्तर से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप में आप लोगों के द्वारा कोई सुझाव आता है तो उसका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आप लोग का अधिकार है कि आप मेरी बातों से अगर सहमत नहीं हैं तो क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अब ना ये दायित्व बनता है कि मैंने जो वीडियो बनाया है, मैंने जो बातें कही हैं उससे आपको मतलब सेटिस्फाइड